नमस्कार, बोल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। अमर सांसद कौन, इस सेशन के 5वीं कड़ी में हम आज पहुंचे हैं दुर्ग लोकसभा सांसद प्रत्याशी विजय बघेल जी के पास, जो वहां से सांसद रह चुके हैं और मोदी जी के साथ में रहकर काम कर चुके हैं। विजय बघेल जी, आपका बोल छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप तो एक किसान परिवार से आते हैं, खेत की बात करें, खलिहान की बात करें, यहाँ से सांसद तक का सफर आपका कैसा रहा? मेरे पिताजी एक कृषक थे और जैसे पहले माल गुजारी प्रथा थी, माल गुजार थे, लेकिन अब तो माल चला गया, गुजारा चल रहा है जी। मैं किसानी भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मेरे को बहुत दिलचस्पी भी है और मैं सर्विस भी किया भिला इस्पात संयंत्र में। 19 साल मैंने सेवाएं दी। मैं खेल में भी रुचि रखता था, मुझे कला में भी मेरी रुचि अभी भी रहती है और मैं अचानक क्या जीवन में एक किस्मत लिखा रहता है कि कब किसको कहाँ जाना है, कौन सा जीवन बिताना है। तो कृषि करते हुए पढ़ाई के बाद कृषि, कृषि के बाद नौकरी, नौकरी के बाद राजनीति, ये मेरा दौर रहा। 2000 में मैं निर्दलीय के रूप में नगर पालिका भिलाई सिरौदा का चुनाव लड़ा। मैं पहले कांग्रेस में पदाधिकारी था 1988, 87, 88 में, और तब से कांग्रेस की पदाधिकारी रहते हुए मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मगर मन में कभी अपेक्षा नहीं थी कि मैं कभी राजनीति में इतना आगे बढ़ूं। बस एक सेवा भाव से मैं था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था और मैं 2000 में निर्दलीय चुनाव कांग्रेस को छोड़कर मैंने लड़ी और उसमें जीत हासिल किया। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला, मेरे साथियों का भरपूर प्रेम आशीर्वाद मिला। उसके बाद मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ा, पाटन विधानसभा से। वो एनसीपी पार्टी से था और माननीय शरद पवार जी जो पार्टी बनाए, यहाँ विद्याचरण जी शुक्ल बनाए थे, उस पार्टी से। उसमें मैं हार गया, सेकेंड पोजीशन था। उसके बाद 2004 में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मैं माननीय ताराचंद साहू जी ही ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिलाया। और मेरे पिताजी शुरू से जनसंघी थे, जनसंघी विचारधारा के थे, लेकिन ये संयोग बना कि मैं कांग्रेस का सदस्य बना, वहाँ पदाधिकारी रहा। फिर 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से पासवान से टिकट मिली और मैं चुनाव जीता। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको ही चुनाव हराया 2008 में। और उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में डॉक्टर साहब ने मुझे संसदीय सचिव का दायित्व दिया, गृह जेल सहकारिता का। 13 में मैं चुनाव हार गया। उसके बाद फिर 18 में मुझे टिकट नहीं मिली और 19 में फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे प्रत्याशी के रूप में दुर्ग लोकसभा से टिकट मिली और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का सौभाग्य मिला जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों और युवा साथियों के कड़ी मेहनत से। और आज दूसरी बार मुझे सौभाग्य मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज मैं प्रचार प्रसार में लगा हूँ। कहा जा रहा है कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाएंगे। दूसरे चरण की मतदान भी हो गया, अब तीसरे की बारी है। जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस जो है आप लोग को जनता से मिल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि निरंतर जनता का आशीर्वाद और विश्वास मोदी जी ऊपर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 10 सालों में जो सोच लोगों की थी, भारतवासियों की, उस सोच से कहीं बढ़ के माननीय मोदी जी ने काम किया। इस देश को विश्व के शिखर में ले जाने में, सर्व मान्य बनाने के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारा सपनों का भारत बनने जा रहा है। ये अपेक्षा जो लोगों में थी वो पूरी होती दिख रही है, इसलिए ज़्यादा विश्वास लोगों का बना है। और 400 पार का जो नारा है माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा होते दिख रहा है और पूरा होगा। और दुर्ग लोकसभा से भी बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के मैं यहाँ से हमारे जनता जनार्दन
इस लोकसभा के से भी सांसद के रूप में भेजेंगे। आप मूलतः पाटन क्षेत्र से आते हैं विजय जी, उस क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आते हैं, तो उनके क्षेत्र का काम का या उनका कुछ प्रभाव इस चुनाव में कहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। मैं तो उनके साथ चुनाव लड़ा और पूरे प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, ईमानदारी से की, बिना डर भय के किया, बिना लोभ लालच के किए, और उसका प्रतिफल भी दिखा। वो पूरे अपने क्षेत्र में बंद के रह गए, मुख्यमंत्री होते हुए कहीं और प्रचार प्रसार में नहीं जा सके जी। नहीं तो शायद परिदृश्य कुछ और होती। और ये ही हमारी सफलता है कि मैं वहां चुनाव लड़ा, उसको पूरे जनता जनार्दन ने, साथियों ने बांध के रखा और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। हम हार के भी जीते हैं, ये हमारे मन में सुकून है। सरकार बनी, ये हमको संतोष है। जब विधानसभा चुनाव का समय था तो घोषणा पत्र, जो आप संकल्प पत्र बोलते हैं, तो विधानसभा में घोषणा पत्र बनाने के लिए आपकी एक अहम भूमिका थी। तो अभी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो भाजपा ने संकल्प पत्र बनाया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? समसामयिक है और सर्वोत्तम है जी, और वो सर्वोपरि है और सभी वर्गों को समाहित करते हुए, जो वर्तमान परिस्थिति है, लोगों के मन में भावना है, मैंने जो देखा है, जन जन से मिला मैं जब अपनी घोषणा पत्र बनाया छत्तीसगढ़ का विधानसभा के समय, वो सारे भाव भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। और मूर्त रूप देने के लिए जनता के मन में विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये भाव भारत की जनता के मन में है, इसलिए उसके प्रति विश्वास लोगों में जागा है और वही जीत को और ज्यादा अग्रसर ले जाएगी। स्टेट कैपिटल रीजन की बात कही गई थी, दुर्ग भिलाई का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर आने वाला है, तो किस प्रकार की संकल्पना है, छत्तीसगढ़ को ये किस तरह से लाभ पहुंचाएगा, इसके लिए किस तरह से काम करेंगे आप लोग? बहुत लाभ पहुंचाएगा। यहाँ अगर हम, वो मेरी मन की कल्पना थी, लोगों से हमने राय मशविरा लिया था, उनके मन से भी बातें आई थी और उसके लिए पहली बजट में ही माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने उसमें प्रावधान भी किए हैं। ये हमारी सफलता है। जब प्रावधान हो गया कि सर्वे के लिए, डायग्राम के लिए, उस योजना को किस तरह तैयार करना है, इसके लिए तो आगे काम होगा, ये मन में विश्वास लोगों का है। और जब ये प्रोजेक्ट क्रियाशील होगा तब लोगों को दिखेगा कि इसका कितना लाभ है। ये दूरी कम होगी, मेट्रो सिटीज बनेंगे, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे और अन्य प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेंगे, और जो मेट्रो सिटी में होते हैं वो हमारे यहाँ सब कुछ यहीं ही लोगों को सुविधा मिलेगी। इंडी गठबंधन पर मोदी की गारंटी भारी, ऐसा भाजपा के नेता लोग मंचों पर या बयान देते समय कह रहे, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि क्या इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी गठबंधन और उनके जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस से समाप्त हो जाएंगे? बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होते अभी दिख रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भारत में आ रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी के डर से। अरे सामान्य जो कार्यकर्ता है, जो जिले स्तर का पदाधिकारी है, जो ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी है, जो सामान्य प्रदेश का कोई पदाधिकारी, उनके ऊपर क्या ईडी का डर है? ठीक है, किसी के ऊपर होगा, लेकिन ये लोग भी देश प्रेम की भावना से, राष्ट्र हित के लिए उस पार्टी को छोड़ के, जहां कुछ नहीं है, जहां सिर्फ परिवारवाद है, जहां सिर्फ लोभ है, लालच है, भ्रष्टाचार है, उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज प्रत्यक्ष उदाहरण दुर्ग लोकसभा, लगभग 6000 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसमें से आधा कांग्रेस के लोग हैं, कुछ और पार्टी के लोग हैं और कुछ नए मतदाता भी हैं। मैं नहीं कहता कि सारे कांग्रेसी हैं। तो ये मान के चलिए 3000 से ऊपर तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिखर गया है। उसके लोग तो मुंह में बोलना शुरू कर दिए हैं जी। आप भूपेश बघेल के मंच में उनके ही बड़े पदाधिकारी उनके मुंह में बोल रहे हैं कि आप मनमानी कर रहे हो, डुबा रहे हो पार्टी को। उनके ही कोषाध्यक्ष, उसके सदस्यता अभियान के प्रभारी खुले रूप से पत्रकार वार्ता लेके उनको बोल रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है, चुप मुंह बंद करके बैठे हैं।
ये प्रमाण है कि खोखला हो गया कांग्रेस। अभी मैं आपकी जनसभा में गया 2 जगह में, एक काठिया और राका में, काफी संख्या में महिलाएं दिखी, लेकिन कांग्रेस ने भी एक बड़ी घोषणा की कि हम महिलाओं को सालाना 1 लाख देंगे। तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? आप तो पूछे होंगे। मैं पहले ही कहा कि विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। विश्वास हमने अर्जित की है, विश्वास को बनाए रखा है। ये 1 लाख की बात करते हैं, इस देश में अगर संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो 140 करोड़ जनसंख्या, उसमें आधी आबादी हमारी बहनों की। अगर उसको 15 करोड़ भी हम मान ले कि नाबालिग की है, 20 करोड़ भी मान ले, तो 50 करोड़ तो है ना महिलाओं की संख्या। अब आप 50 करोड़ को महिलाओं को आप 1 लाख देंगे तो 50 करोड़ लाख होता है। और इस देश की बजट कितनी है? 68 लाख करोड़ ऐसा कुछ। अभी जो हम लोग अंतरिम बजट पेश किया है 45 लाख करोड़ के आसपास है जी। लाख, और कहाँ वो करोड़ जी। ये कहाँ अपने नाना घर से लाएंगे इटली से, कि अपने मामा घर से लाएंगे? और राहुल गांधी की बात में कोई तंत्र नहीं है, आज कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे। तो इनके जो यहाँ के नेता भी उनके ही राग में बोलते हैं। उनको तो होश आना चाहिए ना, थोड़ा गणित लगा के देखें। उसके बाद बोलेंगे एक घर से एक ही को लेंगे, फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे कि हम इतने लोगों को देंगे। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, बस फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, और वो झूठे फॉर्म। महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं, बहुत समझदार हो गई हैं। ये लोग तो सरकार में आने ही वाले नहीं है, तो 5 लाख भी बोल सकते हैं। ये भाव भी महिलाओं के मन में है। जी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि भाई ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। आप क्या मानते हैं? सीधा सीधा स्पष्ट है कि मुसलमानों के लिए ये स्पष्ट शब्द लिखा है। ऐसा लिखा जाता है जहां पे ये लोग खुद ही बोलते हैं कि संविधान में कहीं माननीय हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया। ये ओबीसी, जनजाति और अनुसूचित जनजाति यही शब्द दिए हैं, अल्पसंख्यक यही शब्द दिए हैं। ये सीधा सीधा मुस्लिम शब्द डालना मतलब मुस्लिम लीग की बातों को मानकर उनके अनुसार अपना घोषणा पत्र बनाना, ये स्पष्ट लगता है। इसलिए उनके ऊपर ये आरोप लगानी है। सत्यता की बात हम कर रहे हैं। भारत के भविष्य को लेकर भाजपा का क्या योजना है? मोदी जी बोलते हैं कि विजन हमारा 2047 तक पूरा क्लियर है और बड़े बड़े काम देखने को मिलेंगे। अभी तो ये केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो किस प्रकार का काम भारत में होने वाला है? देखिए, मोदी जी की बात को हम नहीं जानेंगे ना आप नहीं जानेंगे। हम लोग तो इंतजार करते हैं सब, जब लोकसभा सत्र चलता है तो हर मंगलवार को वहाँ पे संसदीय दल की बैठक होती है जी। तो हम लोग के मन में उत्सुकता रहती है कि मोदी जी आज क्या नई बात बोलने वाले हैं, हम लोग को क्या नई टिप्स से देंगे। उनके मन में जो विजन है ना, उसको सिर्फ वही जान सकते हैं जी। और उस विजन में दूरदृष्टिता भी है। भारत का भविष्य है, भारत को विश्व के गुरु बनाने की दिशा में निरंतर वो कर रहे हैं और भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाए उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अभी 5 साल आपने कार्य किया है, तो आपका कई बार मिलना भी हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर आपके किस प्रकार के विचार हैं? वो तो जिंदा दिल इंसान है। वाकई में मैं कोई भी मिलेगा ऐसा किसी को नहीं लगेगा कि वो पहली बार उनसे मिल रहा है। हंस के, मुस्कुरा के और पूरे मतलब खुशी के इजहार करते हुए मिलते हैं और वाकई में उनसे मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि इंसान अगर हो तो ऐसी हो। और हम लोग को गर्व होता है कि हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं। ये भाव उत्पन्न होता है। मोदी जी को अभी पूरा विश्व का नेता बताया जा रहा है। वाकई में क्या आने वाले समय में इनके नेतृत्व में या भारत विश्व का नेतृत्व करेगा क्या दिख रहा है? वो तो अभी से शुरू हो गई है। आज भी किसी भी देश में मोदी जी चले जाए तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं जी। बॉस करके बुलाते हैं दूसरे देश के राज्य अध्यक्ष दो हैं। ये क्या है? ये मोदी जी के प्रति सिर्फ श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास है। मोदी जी के प्रति डर नहीं है, अपनत्व का भावना है।
इसलिए बॉस करके बुलाते हैं, इसलिए उनको वो लोग इतने सम्मान से पुकारते हैं। कांग्रेस कहती है कि भाजपा के लिए हिंदुत्व केवल एक चुनावी मुद्दा है, आप क्या मानते हैं? भाजपा कहती है, कांग्रेस कहती है कि भाजपा के लिए हिंदुत्व केवल एक चुनावी कांग्रेस तो मुद्दा बकवास करती है। मैं उनके बातों का क्या जवाब दूं? मैं कभी कभी सोचता हूँ कांग्रेस के बारे में कुछ बोलो ही ना, उनके बारे में बोल के अपना मुंह खराब करना है। सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में जिनके न सोच है न कोई समझ है, सिर्फ बकवास करने का आदत है, उनके बारे में बोलना मैं व्यर्थ समझता हूँ। लगातार हम अभी देश में देख रहे हैं कि एक विशेष तौर पे टारगेट किया जाता है। मोदी जी को कहीं पर गाली दिया जाता है, कहीं पर उनको खूनी बोला जाता है, कहीं पर मौत का सौदागर कहा जाता है। अभी कई जगह चुनाव में देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान दिए हैं। तो ये बयान क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी बोल के भड़काना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ऐसा कभी नहीं रहा। ये लोग मोदी जी की भाव देखें आप। मोदी जी जब ये जो 17वीं लोकसभा के अंतिम भाषण उनके सुनिए आप जी, उन्होंने कहा कि विपक्ष मुझ पर ईंट पत्थर फेंके, मैं उन ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके भारत के नवनिर्माण के लिए नींव के पत्थर के रूप में उपयोग करूंगा। कितनी बड़ी भावना है! ये भावना दिल को छू लेती है जी। ये कुछ भी बके, कुछ भी बकवास करे, जनता देख रही है। और ये लोग बौखला के, इनकी जुबान कहाँ फिसल रही है, क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही होश नहीं है। और बोल के दूसरे दिन बोलते हैं मैंने इस संदर्भ में नहीं बोला था, मैंने उस संदर्भ में नहीं बोला था। तो इनको, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये नकारे गए लोग हैं और जनता इस बार तो पूरी तरह नकार देगी। लगातार जनता जो है मतदान कर रही है, लेकिन अभी और आने वाले चरणों में मतदान बढ़े। तो बोल छत्तीसगढ़ के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि मतदान की संख्या और प्रतिशत जो है बढ़े? नहीं, मैं तो जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मतदान करने जरूर जाइए। अपने मत के इतने बड़े अधिकार को आप बेकार न जाने दें। मत देने का अधिकार लोकतंत्र में आपको मिला है, उसका सदुपयोग करिए और इस भारत के नवनिर्माण के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए, जन जन के हित लिए और इस भारत को विश्व के शिखर में ले जाने के लिए ये महायज्ञ है, उसमें एक आहुति के रूप में आप भी अपना मत दीजिए, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो आपने अभी विजय बघेल जी को सुना। भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं और उनका भाजपा का भारत के भविष्य को लेकर क्या विजन है, मोदी जी किस प्रकार से भारत का भविष्य गढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से देश का विकास करना चाहते हैं। अगली कड़ी में मिलते हैं हम आपके साथ। बोल छत्तीसगढ़ अभी आपसे विदा लेता है।